देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर रहा है। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? अंदर प्रधान को हटाया तो उससे भी घटिया आदमी को लेकर आया। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं आपके सामने है। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, आप माफी मांगो देश से। 152 पेपर लीक्स और राम मंदिर में वो क्या कहते पैसा भी, चंदा भी लीक हो रहा है। तो पढ़े लिखे, ये पूरा आर्गुमेंट था उनका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको वोटिंग राइट मिला है वो एक लंबी प्रक्रिया का संघर्ष है, तब जाके आपको एडल्ट फ्रेंचाइज मिला है। वयस्क मताधिकार एक दिन में नहीं आया है, वो तकरीबन 40-50 साल का संघर्ष है, तब मिला है। जब आजाद हुआ भारत, संविधान सभा में भी इस पर बहुत बहस हुई। ये कुछ शिक्षा संबंधी कंडीशन रखना चाहिए, प्रॉपर्टी संबंधी रखना चाहिए, बहुत बहस हुई। प्रोफेसर केटी साहब थे जो थे हाउस में, उन्होंने तो ये भी कहा कि एमएलए एमपी बनने के लिए भी कुछ एजुकेशनल पैरामीटर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैटेगरिकली डिग्नाइड, और बोले नहीं, सबको वयस्क मताधिकार होना चाहिए, जो भी एक एज के ऊपर है सबको मिलना चाहिए। और बहुत संघर्ष के बाद ही आया। तो मैंने कहा आरएसएस को समझना पड़ेगा। तो आरएसएस क्या इसमें कह रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया। ये ऐतिहासिक जगह है, यहीं पे पूरी सब बैठक हुई थी। यही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं ना इसको। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में लेख छापा। आज लेके नहीं आया हूं, मेरे जेब में कागज रहता है, वो शायद हमारे के पास व्हाट्सएप में हो ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल लिखता है और कहता है कि चूंकि यहां बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसलिए वयस्क मताधिकार से बहुत अधिक होप नहीं किया जा सकता है। ये प्रिंटेड है। इसका मतलब क्या है कि वयस्क मताधिकार नहीं रहे तो चलेगा। बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आम लोगों में समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में समझ कम होती है। सोचिए जरा सा, कम होती है। इसलिए हम वयस्क मताधिकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये इनका जेनेसिस था, क्योंकि आरएसएस उसी आर्टिकल में लिखता है कि इसमें भारतीयता संविधान में कुछ भी नहीं है और इसमें मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। इतनी महान हमारा संविधान था, मनुस्मृति, वो बात कर रहा है वहां। तो मनुस्मृति अगर लागू हो जाए तो क्या वोटिंग राइट रहेगा? नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। जनेऊ पहनने में भी कैटेगरी है। कौन किस तरह का जनेऊ पहनेगा ये भी डिफाइंड है। कौन 4 धागा, कौन 5 धागा, कौन 3 धागा, कौन पीला रंग का, कौन सफेद रंग का, ये भी समझिए। अब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि वो देख के पता लग जाए कौन जात का है। नहीं, वो उसमें 3 धागे का रहेगा ना तो पता लग जाता है कि वैसे को 3 धागे का पहनना है। जी, इतना बड़ा साइंटिस्ट है ये लोग। जैसे आप इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग बैठे इधर, गृह प्रवेश कीजिएगा तो आपको गोबर गणेश का पूजा करवाता है। नहीं, 1 रुपया डालो उस पर, वो 1 रुपया नहीं डलवाता है। वो टेस्टिंग मशीन है, लैब है। ये एम्स से पढ़ के आया है, IIM से पढ़ के आया है, देखते हैं क्या करता है। साइंस पढ़ा है, साइंटिस्ट है। अगर 1 रुपया वो डाल दिया उस पर, नमस्ते कर लिया, वो 7वीं पास पुरोहित जो है ना समझ लेता है, भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन गया है, लेकिन इसके दिमाग में गोबर ही है। इसका टेस्टिंग करता है। तो ये फिलॉसफी मनुस्मृति को जो समझता है, और आप में से मैं जानता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां सब बड़ी बड़ी बात कहेंगे
चुनाव के समय जाएंगे तो चाहे बीजेपी से हो चाहे जेडीयू से हो, अपने जात वाले को वोट देके आते हैं। वोटिंग का जो पूरा चोरी का मामला है वो आरएसएस का फिलॉसफी का पार्ट है। जो एसआईआर हो रहा है, जो वोट कटिंग हो रहा है, सूरज मोबाइल होगा उठा देगा, जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो वोट कट रहा है, बेसिकली ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल छपा था उससे उसका रिश्ता है, उसी से रिश्ता है। एक बात क्लियर है इसके पीछे कौन लोग हैं। अभी जब से बीजेपी आई है तरह तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। संविधान खुलेआम बाबा सब कह रहा है, एक बाबा पता नहीं कौन है, अंधा बाबा है, कहता है करंट नहीं लगता है जन्म। और एक बाबा है जिसको देखो जब निकलता है बोलता है कि इसका गुर्दा निकाल लेंगे, इसका कलेजी निकाल लेंगे। परमहंस, ये पप्पू यादव को जो मार के नहीं आ रहा क्या करेंगे, मेरा भी गुर्दा निकलवा रहा है। नहीं, मैंने कल लिखा था कि थोड़ा टेस्टिंग इसी बाबा पे होना चाहिए, करंट लगता है कि नहीं लगता। वो गुर्दा कलेजी निकालते रहता है, कोई कहता है संविधान बदल लेंगे, कोई मनुस्मृति लागू करो, लेकिन सरकार किसी पे एफआईआर नहीं कर रही। आप सोचिए, इसलिए आप लोगों में से कोई भी अगर आरएसएस बीजेपी को वोट देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही रहिए मत। मैं तो खुलेआम ताल ठोक के बोलता हूँ कि सब के पीछे आरएसएस है। देश की सारी संस्थाओं पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और बिना घोषणा किए हुए मनुस्मृति किस्तों में लागू कर रहा है। मनुस्मृति लागू करने का क्या मतलब? कुछ नहीं, थाने में जाइए आपका एफआईआर हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। न्यायालय में जाएंगे आपको न्याय मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। तो मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सजा है ना, अधिकार है। तो ये बात समझिए। कहां गया अनिल पटेल? इधर चला गया। तो जात का नेता देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जब बनती है चाहे कोई भी कार, तो जो कंपनी है मर्सिडीज वो टायर और ट्यूब सब नहीं बनाती है ना। सीट कोई और बनाता है, टायर ट्यूब कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, और सबको असेंबल करके और मिलाता है, लगाता है पंच मर्सिडीज। तो आरएसएस अच्छी तरह समझ गया है बीजेपी कि दलित बैकवर्ड लोग जो है ना, बहुजन, ये इसको नौकरी शिक्षा पैसा वैसा नहीं चाहिए, सबको नेता बनना है, सबको जात का एक मंत्री चाहिए, है ना। इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, जात का सबको एक एक मंत्री चाहिए। तो सब जात का जो है ना नट बोल्ट इकट्ठा कर दिया है। उधर मांझी है, उधर नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी आ गए, इधर चिराग पासवान है, इधर जयंत चौधरी है, सब नट बोल्ट टायर सीट कवर से सब ये लोग, और सबको मिला के मार देता है पंच एनडीए। और एजेंडा किसका चलता है? एजेंडा चलता है आरएसएस का। ये मंत्री लोग अपना ओएसडी भी अपने आप से नहीं रख सकता है, जाकर पता कर लीजिए। एक छोटा ट्रांसफर नहीं करा सकता है, पता कर लीजिए। खाली आप खुश रहिए कि हमारा जात का कितना बढ़िया लाभ में चल रहा है। बंगला पे गए थे, साहब के बंगला पे गए थे, ये समझ चुका है आरएसएस। इसीलिए आपकी दुर्दशा। अभी देश में क्या माहौल है? भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य एक तरफ और मनुस्मृति संघ परिवार हिंदू राष्ट्र एक तरफ। दोनों में जब लड़ाई हो रही हो आमने सामने, तीसरा कोई जगह नहीं। एक तरफ इंडिया अलायंस, एक तरफ एनडीए। आज तक किसी पार्टी ने आरएसएस के लोगों को छोड़कर, बीजेपी के लोगों को छोड़कर किसी पार्टी ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे? किसी ने नहीं कहा। तो जब इंडिया और संविधान एक तरफ और भाजपा हिंदू राष्ट्र एक तरफ, तो एक आप जैसे लोगों को किसके साथ खड़ा होना चाहिए?
नहीं रहते हैं ना, सब जात, कोई पटेल उधर एनडीए में है तो कोई उधर है, जात के हिसाब से वोट देते हैं, इसीलिए ये हालत। मैं तो कल भी मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटा बोल के आया हूँ, मेरे बड़े भाई भी बैठे हुए थे मीटिंग में, हमने कहा भाजपा से ये भी चुनाव लड़ेंगे तो 1 लाख खर्चा करके जाके इनको हराने की कैंपेन करने जाऊंगा, बार बार इस प्रोग्राम में हम कहते हैं, लेकिन तब भी हमारे लोग जगते नहीं। कितना बढ़िया यहाँ रेखा गुप्ता को वोट दिए थे कूद कूद के, बुलडोजर कहाँ चला, दिए थे कि नहीं, इसमें से बहुत लोग दिया था मुझे पता है, तो बुलडोजर पहले आगे भी बचा, अब बस में जो है वोट बना दिया यहाँ से, है ना, लो मजे लो। दूसरी बात, बीजेपी आरएसएस तो छोड़ दीजिए, बाकी इधर आ गई तो मोरलेस कमोबेश एक समाजवाद का उसमें रूप रहा है। पब्लिक सेक्टर का निर्माण, स्कूल कॉलेज खोलना, बैंक का राष्ट्रीयकरण, दर्जनों कंपनियों को टेक ओवर करना, राज्य, तो राज्य स्टेट जहां पे बनाएगा तो उसमें जाहिर है कि रिजर्वेशन वगैरह लागू होंगे। भाई जितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ या पेट्रोलियम का हुआ तो इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सब में, भारत पेट्रोल सब में SC ST को मिला ना पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी, तब भी सब कहेगा दोनों एक है। 20 लाख सरकारी अफसर तैयार हुए उसी स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन से, एक पेट्रोल पंप वाला, गैस एजेंसी वाला 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। वो स्टेट का एक्शन था, बाबा साहब का आइडिया था राजकीय समाजवाद, कि जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट रखेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर बनाएंगे। तो बाबा साहब के बाद नेहरू से लेके राजीव गांधी तक यहाँ पे कंपनियां बनी गिनी, सरकारी बनी ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले ना, मेडिकल कॉलेज खुले ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ना, IIM खुला ना। जब खुला तो उसमें सबको एंट्री मिला कि नहीं मिला? ये बात आरएसएस का फिलॉसफी क्या है कि सब लोगों के पास संपत्ति नहीं रहेगी, ट्रस्टीशिप रहना चाहिए। देश के जितने संसाधन है, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए, तो है तो 13 बरस में मोदी साहब ने 28 पुराने जो स्कीम्स उनके नाम बदले और रैपिड स्पीड में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट चला गया अडानी के पास, अब तक अडानी इंडियन ऑयल का एक जगह में लिखे मिलता है, अडानी इंडियन ऑयल। आओ दलितों हुक्मरान बनना था, तुमको राजा बनना था, सब पेट्रोल पंप अडानी को चला जाएगा, रिजर्वेशन खत्म, जाओ। गैस एजेंसी घर घर पहुंचा दिया प्राइवेट पार्टी को, घर घर पहुंचा दिया पाइप से। तो जब घर में पहुंच गया तो फिर सिलेंडर ही का जरूरत, खत्म, रिजर्वेशन, जाओ, बनते रहो हुक्मरान। तो ट्रस्टीशिप की कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वही तो अडानी के पास हो रहा है प्रॉपर्टी, अंबानी के पास हो रहा है। राज्य की क्या भूमिका होती है? राज्य की भूमिका होती सिर्फ रोटी नहीं देना, डिग्निटी के साथ जीने के वो तमाम अवसर प्रोवाइड करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। और ये क्या कर रहा है? लाभार्थी 5 किलो अनाज दे रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है डिग्निटी के साथ जीने के लिए। 5 किलो अनाज आपको दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों के रिश्ता है और दोनों को समझना है, तो आरएसएस को समझना पड़ेगा। पीएम केयर फंड, आम लोगों के पैसे गए, कॉर्पोरेट के पैसे गए, सब गए। 23 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास कागज है, हिंदू ने रिपोर्ट छापा है। ये प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तीनों इसके ट्रस्टी हैं। हजारों करोड़ रुपए इसमें है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे जाके चेक करें, नहीं कहता है प्राइवेट ट्रस्ट है। अरे सरकारी पैसे से चल रहा है, कि नरेंद्र मोदी के नाम से ट्रस्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से ट्रस्ट है। सरकारी जितने इसमें तंत्र लगे हुए, जितना government.in पे जाके डोमेन पे देखिए लिखा होगा पीएम केयर फंड पे,
अशोक स्तंभ का इस्तेमाल हो रहा है, वेबसाइट का इस्तेमाल हो रहा है, पब्लिक का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, कह रहे हैं क्या है? प्राइवेट ट्रस्ट। तो प्राइवेट ट्रस्ट हम लोग गुजरात में जाके बनाते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड क्यों बनाए? तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबके अंदर केंद्र बिंदु में कौन है? आरएसएस की विचारधारा। असली लड़ाई उसी से। नेता को बदलेगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो उससे भी घटिया आदमी को लेकर आया। इंडिविजुअल डजंट मैटर, इसको नहीं उसको बैठा दो। हमारे तो कितने बैकवर्ड मिनिस्टर सब है यहाँ पर, दलित मिनिस्टर, बैकवर्ड मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर भी दलित ही है, राष्ट्रपति ट्राइब है। तो एजेंडा किसका लागू हो रहा है? संविधान का लागू हो रहा है कि मनुस्मृति का लागू हो रहा है? तो सबसे जरूरी बात है, ये मांगने से तो साला बच्चा दूध भी नहीं मिलता है। वोट का चोट करिए, जब तक इनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं रोज कुछ न कुछ बेच देता हुआ है। जब इनको राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, गाय बोले गाय माता है, तो मणिपुर में जाकर बोलो ना माता है, गोवा में जाकर बोलो ना, केरला में जाकर बोलो ना माता है। ये उनके लिए एक राजनीतिक पशु है। राम उनके लिए आस्था का प्रतीक नहीं, आपके लिए हो सकता है। या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी को भी खूंखार बना दिया आजकल, कार में ऐसे चिपकाया रहता है, ऐसे खूंखार ऐसे करते हैं। बच्चे डरते हैं उससे, बच्चा डर जाता है, ऐसे खूंखार बना हुआ। राम जी को भी रणोदत राम तीर का पता नहीं रोज रात भर किसको तीर मारना है। पहले बेनोवलेंट राम होते थे, परोपकारी राम का चित्र बनाया था। तो राम जी इनके लिए ना धन कमाने के और राजनीति करने के उपकरण औजार पर है। जो आदमी राम का पैसा, लोग कहते हैं गांव में कहते थे कि भाई भगवान पर चढ़ा हुआ मत उठाना, पाप लगता है। और यही सब जाके जो है वही चोरी करता है। भाजपा, आरएसएस, आपके जितने में नहीं कर रहे, पहले घी की नदी बनी थी तो थोड़ा बहुत होप था, एक आशा थी, होप था। अब मुसलमान जो है वो तो खाली कहता भाई ऐसा है, मेरा फ्रिज मत देखना क्या खाना है, कौन सा मीट रखा हुआ है। इतना आतंक फैला दिया। तो इसको हराइए, जब तक हराएंगे नहीं ना तब तक इनका निदान नहीं निकलना। नीट का जितना पेपर लीक हो रहा है, पेपर चोर, ये सब पढ़े लिखे लोग। 20-22 बच्चे कितना सुसाइड किए हैं, आपके सामने है। अब तभी निर्लजता से लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को माफ करिए। अरे बच्चे माफी मांग रहे हैं आपसे, आप माफी मांगो देश से।